कार्बोनाइल, बच्चों कार्बोनाइल कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, we talk about just carbonyl compounds, so we have few things over here that we need to talk about. The one is you need to keep remember that what are carbonyl compounds. So the compounds having carbon and oxygen double bond, right? And you just need to keep remember that ये दोनों जो कंपाउंड होंगे, असल में ये सी डबल बॉन्ड ओ हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स के अंदर आता है, जिसमें से अभी जो हमें पढ़ने हैं वो दो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोगों ने एक पढ़ा था जिसमें आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ OH से कनेक्टेड था, और एक आपने पढ़ा था जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O से अटैच था और फिर यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन था. तो दिस इज वन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है ना. इसकी कुछ चीजें अभी हमें और पढ़नी है, ठीक है. और दिस इज वन ऑफ द एस्टर जो कि आप पढ़ चुके हो, अब इसकी हाइड्रोलिसिस भी हमें पढ़नी है, ठीक है ना. सो दीज टू आर नॉट द पार्ट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स. यू नीड टू कीप रिमेंबर कार्बोनाइल कंपाउंड्स सिर्फ वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डायरेक्टली या तो कार्बन से अटैच हो, ये कार्बन की चेन्स हैं, ठीक है ना. आर का मतलब है अल्काइल चेन्स. आई टोल्ड यू कि आर का मतलब क्या है, CH3 हो सकता है, आर का मतलब CH3 CH2 हो सकता है, ठीक है ना. आर का मतलब आपके पास CH3 CH2 हो सकता है, यानी कि जो कार्बन की चेन्स होती हैं उसको आप अल्काइल यानी कि आर से शो कर सकते हो. तो अगर सी डबल बॉन्ड ओ डायरेक्टली कार्बन से अटैच हो तो वो आपके पास कार्बोनाइल हो सकता है, या अगर उसमें चले H भी अटैच हो और एक तरफ कार्बन की चेन हो तो उसको भी आप कार्बोनाइल बोल सकते हैं, ठीक है ना. हमारे पास ये ऐसी वाली चेन जिसके अंदर दोनों तरफ सी डबल बॉन्ड ओ बीच में हो और दोनों तरफ कार्बन हो, उसको हम बोलते हैं कीटोन्स, ठीक है ना. इसको हम बोलते हैं कीटोन्स. और ऐसे कंपाउंड्स जिसमें एक तरफ कार्बन हो और एक तरफ हाइड्रोजन से अटैच हो उसको हम बोलते हैं बच्चों एल्डिहाइड्स, ठीक है ना. इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड्स. तो ये दोनों कंपाउंड्स और ये दोनों फैमिलीज आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, ठीक है ना. तो आप कह सकते हो that carbonyl compounds are only ketones and aldehyde in your syllabus, right? तो ये दो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कीटोन्स को और एल्डिहाइड को हम इन चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, राइट. एंड व्हाट यू नीड टू डू इन दिस चैप्टर, इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, आपको इन दोनों का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है ना. एल्डिहाइड्स के और कीटोन के आपने रिएक्शंस पढ़ने हैं इसके अंदर, ठीक है ना. द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस इज द टेस्ट फॉर दीज एंड दे आर आल्सो वेरी इजी, राइट. इसको याद करना होता है हमें, एल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट को हमें याद करना होगा जो कि हमें इसमें पढ़ने होंगे. इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? Yes, sir. Yes. So initially we are going to start with the first one, which is actually the introduction of ketone and aldehydes. उसके बाद फिर हम इसके chemical reactions पढ़ेंगे और फिर इसके टेस्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद अगेन हम लोगों ने क्या करना है, वही मैप बनाना है जो अब तक हम बना रहे थे. अल्केन का बनाया, फिर अल्कीन का बनाया, फिर हैलोजिनो अल्केन, फिर उसमें हमने अल्कोहल ऐड किया, अब हम उसमें कीटोन्स और एल्डिहाइड्स भी ऐड करेंगे, ठीक है ना. चलें स्टार्ट करते हैं चैप्टर, which is actually what are carbonyl compounds. If someone asks you what are carbonyl compounds, you can say that carbonyl compounds are compounds that contain carbonyl group, right? That contain carbonyl group, and carbonyl group is actually carbon and oxygen double bond, right? This is carbonyl group. This is carbonyl group, and you need to keep remember the C double bond O only, right? C double bond O only. If you talk about this one, so you can see this in this carbon and oxygen double bond and along with oxygen as well. Over here this is C double bond O and oxygen as well. तो जो कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है उसी के साथ ऑक्सीजन भी अटैच है, तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है ना. ये कार्बोनाइल नहीं है, ये कार्बोक्सिल है. सो यू नीड टू कीप अ डिफरेंस बिटवीन दीज. अगर C डबल बॉन्ड O है खाली लाइक दिस, सो दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप, राइट. और अगर आपके पास कुछ इस तरह का है, सो यू कैन से दैट दिस इज कार्बोक्सिल ग्रुप, right? So you need to keep a difference between these two groups. So any compound having carbonyl group, it is known as carbonyl compound,
and we have two types of carbonyl compounds. One is ketone and one is aldehyde. Am I clear, every one of you? Yes. Now, I told you already that we have two types of carbonyl compounds in our syllabus that we need to discuss. The one is aldehydes, right? And the one is ketone. These are two different families, and these are two different homologous series that we need to keep in learning in AS syllabus, right? So if we talk about carbon and oxygen, double bond, this is carbonyl, right? If the carbonyl is directly connected with hydrogen, then this functional group is known as aldehyde का functional group. ये क्या है आपके पास बच्चों? This is the aldehyde का functional group. And if you have carbon and oxygen double bond, and on both the sides you have just carbon chains. If I consider a carbon chain R, so you can see this, if on both sides, or you can in simple words you can say that कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो आपके पास डबल बॉन्ड है, ये अगर बीच में आ रहा है, तो this is known as what? Ketones. This is known as what? Ketones. ठीक है. अब for suppose आपके पास इस R को हटाकर मैं क्या लगा दूं बच्चों? H लगा दूं. For suppose it will be like this. C double bond O H, और यहाँ पर भी मैं एक H लगा दूं, तो इसका मतलब ये एक कार्बन वाला कंपाउंड हो गया. ठीक है ना? सपोज आपने बोला नहीं सर मुझे दो कार्बन चाहिए, तो मैंने इस R को हटा के मैंने CH3 लिख दिया, तो दिस विल बी टू कार्बन वाला एल्डिहाइड. फॉर सपोज मैंने यहाँ पर क्या कर दिया बच्चों, मैंने यहाँ पर दो कार्बन लगा दिए CH2 CH3, तो इट विल बी थ्री कार्बन वाला एल्डिहाइड, राइट? अब आप अगर शायद आप परेशान हो रहे हो कि CH3 CH2 कहाँ से आया, तो चले मैं आपको दोबारा से इसको और खोल कर दिखाता हूं. तो ये तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हो गया. उसके बाद मैंने एक कार्बन लगाया, दूसरा कार्बन लगाया, तीसरा कार्बन लगाया, एंड वी नो दैट कि कार्बन के आखिरी शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 4 बॉन्ड बनाएगा. ठीक है ना? अब वाले कार्बन को अगर आप देखें तो इसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए हैं, लेकिन अगर इस कार्बन को देखते हैं तो इट हैज ओनली 2 बॉन्ड्स, वन इज ऑन राइट एंड वन इज ऑन लेफ्ट. सो इट रिक्वायर्स 2 मोर हाइड्रोजन टू कंप्लीट इट्स 4 बॉन्ड्स, राइट? ये हो गया 4 बॉन्ड्स. इस वाले के भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे, तो ये हो गया 4 बॉन्ड्स. इस वाले का क्योंकि एक बॉन्ड है, तो इसके पास लगने चाहिए 3 हाइड्रोजन, तो ये हो गया इसके 4 बॉन्ड्स. इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? Yes, sir. Yes. सर जिसमें दोनों एच लगे हैं वो भी एल्डिहाइड है? जिसमें दो जगह एच लगे हैं, फर्स्ट वाले में COO और फिर कार्बन के साथ दोनों तरफ एच है, हाइड्रोजन है. यस बिल्कुल, वो भी आपके पास एल्डिहाइड है, क्योंकि आपके पास अगर एक कार्बन वाला एल्डिहाइड होगा तो फिर हम बराबर में कार्बन लगाएंगे तो वो 2 कार्बन हो जाएंगे ना. तो अगर आपके पास दोनों तरफ एच लगा हुआ हो या एक तरफ कार्बन की चेन लगी हुई हो, तो दोनों ही आपके पास एल्डिहाइड कहलाएंगे. ठीक है? ओके सर. एंड वी नो दैट इफ यू हैव वन कार्बन बच्चों, अगर हमारे पास एक कार्बन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? मिथ, राइट? मिथ. और अगर हमारे पास 2 कार्बन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इथ. अगर हमारे पास 3 कार्बन हो तो उसको हम बोलते हैं प्रॉप. और अगर हमारे पास 4 कार्बन हो तो उसको हम बोलते हैं ब्यूट. द थिंग इज हाउ कैन वी ऐड सफिक्स ओवर हियर. यहाँ पर सफिक्स क्या ऐड करना चाहिए हमें कि ये एक अलग फैमिली का नाम बन जाए, राइट? जैसे कि आपने अल्कीन के अंदर ENE ऐड किया था, जैसे आपने अल्कोहल के अंदर ANOL ऐड किया था, तो वो अल्कोहल का बन गया था. अब यहाँ पर आपने क्या ऐड करना है? यू नीड टू कीप अ डिफरेंस ओवर हियर बिटवीन अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स. यहाँ पर आप ऐड करेंगे ANAL. ठीक है ना? So it will be methanol, right? And this will be ethanol. This will be propanol, right? And this will be butanol, right? So इस तरह से आप इनके नाम रख सकते हैं. Now, if we talk about their skeletal formula, if you talk about the skeletal formula, तो बच्चों you need to keep remember कि skeletal formula में आप ये वाला H लाजमी दिखाओगे. ठीक है? ये वाला H दिखाने की जरूरत नहीं है, या ये वाला दिखा दो, ये वाला दिखाने की जरूरत नहीं है. दोनों में से कोई भी एक जो आप फंक्शनल ग्रुप में कंसीडर कर रहे हैं, यू नीड टू शो दैट इन द स्केलेटल फॉर्मूला. तो ये एक कार्बन हो गया डॉट, ठीक है ना? इसके साथ ऑक्सीजन, और ये आ गया आपके पास H. ठीक है ना? दिस इज व्हाट द स्केलेटल फॉर्मूला. एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस वन, तो ये हो गया एक कार्बन, यहां बना लेते हैं एक कार्बन,
ठीक है ना, और ये हो गया आपके पास दूसरा कार्बन। इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन और H आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ आपके पास 3 कार्बन है, 1 2 3, तो यहाँ आपके पास हो गया ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन, एंड ओवर हियर वी हैव 4 कार्बन्स, 1 2 3 4 कार्बन्स के 4 डॉट्स, और यहाँ आपने दिखाना है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन। सो यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस कि जो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप वाला H है, यू नीड टू शो ओवर देयर। तो देखो, अगर आप फंक्शनल ग्रुप वाला H दिखाओगे नहीं स्केलेटल फॉर्मूले में, तो हमें आइडेंटिफाई नहीं होगा कि ये कौन सा कंपाउंड है। तो इस वजह से जो H, जैसे अल्कोहल में OH आता है, तो OH उसका फंक्शनल ग्रुप है, तो अल्कोहल में भी OH आपको दिखाना पड़ता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH आता है वो आपको वाला H दिखाना पड़ता है। तो जो H फंक्शनल ग्रुप में आता है वो आप स्केलेटल फॉर्मूले में दिखाते हो, ठीक है ना। जो फंक्शनल ग्रुप से हटकर कार्बन से अटैच है, जैसे फॉर सपोज ये CH3 वाले जो 3 H हैं, या ये जो CH3 CH2 वाले जो 5 H's हैं, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे H's जो कि कार्बन से अटैच हों और वो फंक्शनल ग्रुप ना बना रहे हों, तो उसको हम स्केलेटल फॉर्मूले में नहीं दिखाते। इज दैट क्लियर एवरीवन ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. And for suppose if we talk about such compound, देखें मैंने यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड बनाए हैं। अभी मैं फॉर सपोज इस तरह का कंपाउंड बनाऊं, आपके पास 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, and then 5th carbon, and this is a branch, right? So this is a different compound, ठीक है ना। अब देखें, एल्डिहाइड को जब आप कंडेंस फॉर्मूले में दिखाएंगे तो आप CHO लिखेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका एक और तरीका क्या है कंडेंस फॉर्म में लिखने का, यू कैन इवन राइट लाइक दिस, CH3 CH2, और ये जो CH जिस पे ब्रांच लगी हुई है, उसके बराबर में आप इसको ब्रैकेट में यूं करके लिख सकते हैं। इट इज लाइक दिस एज वेल। इज दैट क्लियर एवरीवन ऑफ यू? Yes, sir. अब इसका नाम क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, यू कैन सी दिस। इसका स्केलेटल फॉर्मूला भी बना सकते हैं हम लोग, अभी बनाते हैं, रुक जाएं, पहले इसका हम नाम लिख लेते हैं। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? तो द मेन चेन के अंदर अगर आप देखें कितने कार्बन हैं, मेन चेन के अंदर हमारे पास कितने कार्बन है बच्चों? 1 2 3 4 5 कार्बन हैं। तो ये हो गया पेंटेनल, ये हो गया आपके पास क्या हो गया? पेंटेनल। और जहां फंक्शनल ग्रुप होता है वहां से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो इट इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन पर आपके पास एक ब्रांच लगी हुई है जिसमें एक कार्बन है, इसलिए इट इज मिथाइल। तो इट इज 3 मिथाइल पेंटेनल। And if you want to draw the skeletal formula of this, you can see this. We have 5 carbons, right? 1 2 3 4 5 carbons. ये जो 5th कार्बन है, ये एल्डिहाइड आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। एंड द थर्ड Sir? कार्बन, जी बेटे, How is it methyl? एक कार्बन है ना, जब ब्रांच के अंदर आपके पास एक कार्बन होता है तो उसको बोलते हैं मिथाइल, राइट। एक कार्बन मत मिथ, और ब्रांच है इस वजह से इसके साथ YL लगाएंगे। 3 मिथाइल, थर्ड कार्बन पर एक कार्बन वाली ब्रांच लगी हुई है, ठीक है। ठीक है बच्चों। जी। तो these are actually some of aldehydes that you need to keep remember. इस तरह आप उनके नाम रख सकते हैं, उनके स्केलेटल फॉर्मूला है, उनके कंडेंस फॉर्मूला है, उनके डिस्प्लेड फॉर्मूला है को आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज फॉर कीटोन एज वेल, बट द प्रॉब्लम विद कीटोन इज कि वहां पर आपके पास एटलीस्ट 3 कार्बन होने चाहिए, एक कार्बन वाला कीटोन नहीं हो सकता, क्योंकि डेफिनेटली आपके पास एक तो कार्बोनाइल कार्बन वाला कार्बन हो गया, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O वाला, और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि दोनों तरफ के पास क्या होने चाहिए बच्चों? दोनों तरफ आपके पास कार्बन होने चाहिए। तो एटलीस्ट 1 कार्बन तो दोनों तरफ होना चाहिए ना। तो 1 कार्बन हमने लगाया, और इन दोनों कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए यू जस्ट हैव 3 मोर हाइड्रोजन्स। सो दिस इज वन ऑफ द कंपाउंड ऑफ कीटोन, राइट। इससे कम कार्बन वाला कीटोन हो ही नहीं सकता। इससे कम वाला कीटोन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एटलीस्ट कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ आपके पास क्या होने चाहिए? कार्बन होने चाहिए, राइट। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम रखने के लिए यू कैन राइट, वी हैव 3 कार्बन्स ओवर हियर, राइट। सो 3 कार्बन्स मींस prop, 3 कार्बन्स मींस prop।
तो ये आपके पास हो गया prop, and you need to add a suffix over here as well. और इसका suffix क्या होता है बच्चों? इसका suffix होता है anon, right? So the name will be propanon, right? So the name will be propanon. और आप अगर आसानी के लिए इसको इस तरह बनाना चाहें, so you can draw it like this. ये हो गया कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड और एक CH3 ऊपर और एक CH3 यहाँ पर. So you can even draw it like this. It will be more beautiful, right? And if you want to draw it condensed formula, so it will be CH3 CO CH3. And if you want to draw a skeletal formula of this, so 1, 2, 3 carbons, and on the center one we have carbon and oxygen double bond. Is that right, bacho? Yes. And one more thing that you need to keep remember over here is for suppose we have 4 carbons, right? So it will be C double bond O, and over here we have CH3, and over here we have CH2 and CH3. See, you can see this, that this is what 4 carbons. So you can say that this is butanol, right? This is butanol, right? The problem is this कि अगर आप इसको ऐसे बनाते हो या आप इसको ऐसे बना लो, they both are the same things. तो हम यहाँ पर बता नहीं सकते कि ये 2 ब्यूटानॉन है, ये ब्यूटानॉन ही है, इसके अलावा नहीं बन सकता, ठीक है ना? हाँ, अगर आपके पास ये सीन होता, देखें कि आपके पास ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और दोनों तरफ ही आपके पास क्या है, देखें CH2 CH3 CH2 CH3. Now this is pentanon, 5 carbons we have, right? And also pentanon can be like this, CH3 CH2 CH2 and CO and CH3. Pentanon can be like this. So pentanon में आपको define करना पड़ेगा कि ये कौन सा pentanon है, 2 pentanon है या 3 pentanon है, ये carbon double bond oxygen कौन से carbon पे लगा हुआ है. So you can see this over here. This is first carbon, second carbon, and third carbon. And even if you start from the top one, so it is first, second, and third. So the functional group on from both sides, it is on the third carbon. So you can say that it is pentane 3-on, right? Or you can even say that it is 3-pentanon. You can even name this as 3-pentanon. And right now you can see this, the functional group is near to second carbon. So you can say that it is 2-pentanon. It is 2-pentanon. Or you can say that it is pentane 2-on. Yes, is that clear, every one of you? Yes, every one of you, is that clear? Yes, sir. Yes, sir. And if you want to draw the skeletal formula of these, so it will be like this, that the first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, and fifth carbon. Over here, the double bond is on the third one. And over here it is 1, 2, 3, 4, and 5. And the double bond is on the second carbon. So you can see this, these are 2 different structures, and you can say that they are positional isomers of each other, right? They are positional isomers of each other. Is that right, बच्चों? जी सर. चलें, तो पहले तो आप ये सारी चीजें अपने पास इंट्रोडक्शन लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम कुछ और बात करते हैं. इसको अपने पास लिख लीजिए और आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, यू नीड टू ड्रॉ व्हाट, हेक्सानॉन, राइट? आपने देखना है कि हेक्सानॉन. So ये सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह मैंने आपको बता दिए. You can even take a picture of this if you want to, right? ये positional isomers और इसके के पास different chain isomers मैंने एक compound जो आपको दिया था उसके बना के दिखाए हैं. Now let's move on towards physical properties of carbonyl compounds. Physical properties. Physical properties of carbonyl compounds. ठीक है बच्चों, अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हो
So you need to keep remember few things over here. The first thing that you need to keep remember is the boiling point, right? So the boiling point of carbonyl compounds is much higher than alkanes, right? So you can say that boiling point is higher than alkanes. Boiling points are higher than alkanes, and you need to keep remember that we are talking about with the same molecular mass, right? The compounds having the same molecular mass, right? Agar unke molecular mass same ho, so you can say that this is a comparison with similar MR, right? The comparison is only for the one that are having similar molecular mass, right? And what is the reason behind this? We need to keep remember the reason over here as well. If you talk about carbonyl compounds, so carbonyl compounds are actually having polarity over there. So this carbon is having a partial positive charge and this oxygen is having partial negative charge because the electronegativity of oxygen is greater than carbon. So that is why the slightly negative and slightly positive charge over there, once the slight charges appear over there, so the polar factor appear over there. So you can say that permanent dipole appear over there. Permanent dipole appears. So once the permanent dipole appears, so definitely the melting boiling point will be higher, right? And one more thing that you need to keep remember over here, if the number of carbon increases, right? Number of carbon increases in the chain. If the number of carbon increases in the chain, so definitely the melting point and boiling point also increases. And this is all about the number of electrons. So for suppose if the carbon are increasing in the chain in carbonyl compounds, so they are actually adding what? The number of electrons. So over there, the number of electrons are adding, right? So when the number of electrons are going to be adding, so you can say that induced dipole is going to be added over there. So that is why melting boiling point increases. So there are two different factors that you need to keep remember. The one is when the carbon chain is increasing, when the number of carbon increasing, so the number of electrons are increasing. So the number of electrons are increasing, so the induced dipole increasing. So the induced dipole increasing, the melting boiling point increases. और induced dipole depend करती है number of electrons पर. और ये पोलैरिटी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, इधर नॉन पोलर कंपाउंड्स की बात भी कर सकते हैं आप और पोलर की भी बात कर सकते हैं. जब जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ने के से इंड्यूस्ड डायपोल बढ़ती है, क्योंकि कंपाउंड का सरफेस एरिया बढ़ रहा होता है. जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो एक कंपाउंड दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर जब एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो वहाँ इंड्यूस्ड डायपोल जो है द रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जनरेट हो जाती है. हाँ, जहां पर आपके पास पोलैरिटी है, जस्ट लुक एट ओवर देयर, तो इस कंपाउंड में पोलैरिटी है तो वहां परमानेंट डायपोल अपेयर होती है. और इस या कार्बोनाइल कंपाउंड्स की खासियत ये है कि इनके अंदर दोनों तरह की डायपोल्स मौजूद हैं. एक तो इंड्यूस्ड डायपोल भी मौजूद है और परमानेंट डायपोल भी मौजूद है. अगर आप सिर्फ अल्केन्स की बात करते हो तो अल्केन्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या थी? इंड्यूस्ड डायपोल, क्योंकि वहां पर चार्जेस नहीं थे, वहां पर पोलैरिटी नहीं थी, वहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स थे, खाली कार्बन और कार्बन या कार्बन और हाइड्रोजन. तो वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं था. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं था तो वहां पर पोलैरिटी भी नहीं थी. जब पोलैरिटी भी नहीं थी तो वहां पर इंड्यूस्ड और परमानेंट डायपोल नहीं थे, सिर्फ इंड्यूस्ड डायपोल थी. ठीक है भाई. तो एक बात आपने यहाँ पर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये याद रखनी है. दूसरी बात आपने ये याद रखनी है यहाँ पर कि यहाँ पर जो एल्डिहाइड्स होते हैं, aldehydes में there are two gases over there and the rest of all are liquids. Methanol and ethanol are gases. Methanol and ethanol are gases. And the rest of all are liquids. And rest of all aldehydes are liquids. और कीटोन भी आपके पास liquids ही होते हैं, right? So you need to keep remember this as well, right? And if you talk about the solubility, so carbonyl compounds are soluble in water. So you can say that carbonyl compounds are soluble in water. And why they are soluble? Because they form hydrogen bond with water, because they form hydrogen bond with water, right?
Because they form hydrogen bond with water. You need to keep remember the reason as well, because they form hydrogen bond with water. Because they form hydrogen bond with water. Right, so the one which is forming hydrogen bond with water definitely soluble in water. You can see this, that this is for suppose what this is for suppose one of the aldehyde you have, right? So in this aldehyde, this carbon is partial positive and this oxygen is partial negative. So once it will be added to the water molecule, so you can see this, the water molecules also having what hydrogen as a partial positive. So this oxygen attracts this hydrogen. Hence, this molecule is going to be soluble in water. And if you talk about this molecule like this, so the negative of water is going to be attracted towards the positive of aldehyde. So that is why they are soluble in water. But you need to keep remember, as the chain increases, or you can say that as the number of carbon increases in the chain, the solubility decreases. The solubility decreases. And what's the reason behind this? Because induced dipole is going to be increased. Induced dipole आपके पास increase होती जाएगी, और जो induced dipole है वो permanent dipole के ऊपर overcome कर जाएगी. That is why जब आपके पास यहाँ पर increase करेगी carbon chain, तो induced dipole बढ़ने की वजह से polar जो आपके पास dipole वो बिल्कुल ना होने के बराबर फील करेगी, तो वो उसकी solubility आहिस्ता आहिस्ता decrease होना शुरू हो जाएगी. ठीक है ना? So you can say that the solubility decreases with increasing number of carbon atom. This is because the long hydrocarbon chain disrupts the hydrogen bonding, right? You can say that because the reason I am writing with the red pen, because the long carbon chains, disrupts the hydrogen bonding. तो उसका जो इफेक्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, वो आपके पास आप समझ लें कि ना होने के बराबर हो जाएगा. Is that clear, every one of you? Yes, sir. Yes, sir. Any problem, any question that you want to ask? So here we have some physical properties, so you can take a picture of this, and the rest of the chemical properties